यस सर। अब देखो श्यांश, आप हो ना? एक ये भी एक क्वेश्चन देने का स्टाइल है टीचर्स का कि वो क्वेश्चन को ना कुछ इस तरह से शुरू करते हैं जैसे बच्चे को आदत होती है पहले सेल की एंट्री करने की, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहे हैं वाई ओज एक्स रुपीज 4000। इसका मतलब वाई ने देने हैं एक्स के 4000 रुपए। ऑन 1st January 2019 वाई एक्सेप्ट्स अ बिल, अ 3 month bill for 3900 in satisfaction of full claim। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में एक्स की बुक्स और वाई की बुक्स दोनों मांगी जा सकती थी, बट इन्होंने सिर्फ गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स बोला है। यानी कि हम सिर्फ एक्स की बुक्स बनाएंगे जो कि इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉर है, लेकिन इन्होंने बात वाई को लेकर शुरू की है कि वाई एक्सेप्ट्स अ 3 months बिल। अब बहुत लोग जो रट्टे मारते हैं वो इतना सोचते नहीं है, उनको लगता है कि वाई मेन बंदा है तो वाई को ड्रॉर मान के चल पड़ते हैं और सारी कहानियां उल्टी हो जाती है। लेकिन मैंने तो आप लोगों को क्लियर किया है और आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ कर ही चलना है। इन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन वाई से ही शुरू किया है और वाई के एंगल से ही सारी बातें कर रहे हैं, ताकि बिना सोचे करने वाला बंदा वाई को ड्रॉर मानकर क्वेश्चन शुरू कर ले और सब गड़बड़ हो जाए। खैर, अब इस क्वेश्चन में सेल की एंट्री से शुरुआत नहीं होगी, सीधा बिल से शुरुआत होगी। तो एंट्री बनेगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई। डिस्काउंट अलाउड मतलब 4000 रुपए वाई ने देने थे एक्स के, और एक्स ने 3900 का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब है 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं है, डिस्काउंटिंग चार्जेस अलग चीज होती है, ये वो नहीं है, डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है। On the same date, it was endorsed by X to Z in satisfaction of his claim of 3980। यानी कि X ने क्या किया, वो बिल Z को दे दिया और उसके 3980 के बदले। तो इसका मतलब है Z डेबिट, सॉरी यहाँ डिस्काउंट तो रिसीव हुआ है ना, एक मिनट, टू बिल रिसीवल टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3980 3900 और 80। मतलब एक्स की बुक्स के अंदर ये जो 80 रुपए है ये प्रॉफिट है, क्योंकि हमने आगे से 80 रुपए का डिस्काउंट लिया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो मैं आपसे पूछता हूं एक्स ने किससे लेने हैं, किसको देने हैं? सर वाई टू जेड। बस यही एंट्री बनेगी तीसरी। खुशी, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। ओके। लेकिन एक चीज हो तो जाएगा, मगर यहाँ पर एक बात है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट अलाउड का भी चक्कर है ना। और उसी में प्रॉब्लम आई। कायदे से डिस्काउंट भी कैंसिल होने चाहिए, तो यहाँ पर एक सेकंड में एंट्री को ना थोड़ा दोबारा बनाता हूँ। वाइट सेट तो होगा, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ आएगा, डिस्काउंट अलाउड यहाँ आएगा, वाई से लेने हैं और जेड को देने हैं यहाँ 4000
और 100 रुपए आएंगे, और यहाँ पे 3980। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। डिस्काउंट अलाउड तो कैंसिल होगा 100 रुपए से, यहाँ पे 80 आएगा। सॉरी, ठीक है, ये एंट्री आएगी कुछ ही, मतलब ये वाला 80 हमें कैंसिल करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें वापस से उनको उन्हीं अमाउंट्स पे लाना होगा जो ओरिजिनली थी। इसका मतलब वाई से हमने 4000 ओरिजिनली लेने थे, हम उसे अब 4000 ही लेंगे, मतलब डिस्काउंट खत्म। मतलब जो हमने डिस्काउंट दिया था अब वो डिस्काउंट भी खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो एक तरह से ये 100 रुपए का डिस्काउंट मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, मतलब डेबिट को क्रेडिट कर दिया तो कैंसिल हो गया, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट से डेबिट हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया, मतलब डील कैंसिल जो भी हुई थी इनसे। अब मतलब पूरे ओके पैसे देने लेने पड़ेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सर एक डाउट है। हाँ, बोलो बोलो। सर जब एक्स ड्रॉअर है उसने बिल बना दिया 3900 का, हाँ, तो सर हमें बाद में ये क्यों दिखाना है कि हमें 4000 देने हैं? पर सर एक्स ने तो 3900 लिखा है ना बिल में, तो सर लॉ के हिसाब से तो 3900 ही देने हैं ना, 4000 थोड़ा देने हैं। हाँ, तो लॉ के हिसाब से वाली बात यहाँ नहीं है ना। देखो, हमने वाई को वाई से एक बिल एक्सेप्ट किया था ये सोचकर कि भाई ऑन टाइम ये पेमेंट दे देगा, लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं दी तो हमने उसे जो 100 रुपए का डिस्काउंट दिया वो भी हम क्यों छोड़ेंगे पैसे, हम तो उससे लेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारी ओरिजिनल डील तो वाई के साथ 4000, मतलब हमने जो भी माल उसको बेचा होगा, जो भी उससे पैसे लेने होंगे, वो 4000 लेने थे। वो तो हमने उससे बिल एक्सेप्ट करते वक्त 100 रुपए छोड़ दिए, लेकिन अगर वो बिल ही नहीं रहा तो फिर वो जो 100 रुपए हमने छोड़े थे वो भी कहां से छोड़ेंगे। सिंपल सी बात है कि लॉजिकली तो हम उससे पूरे 4000 का ही उसके ऊपर केस डालेंगे। हमारे पास जो भी बिल उसके हाथ का साइन किया हुआ होगा, कोई जो भी बिल होगा वो तो 4000 रुपए का ही होगा ना। तो हम 100 रुपए के डिस्काउंट को बीच में क्यों लाएंगे? वो तो तब बात वैलिड थी जब वो बंदा पैसे दे देता। अगर उसने पैसे ही नहीं दिए तो फिर तो हमारा मतलब हम तो अपना पूरा हक लेंगे ना 4000 का। तो एज पर लॉ, लॉ तो उस बिल को एक मेन वो मानेगा। बिल मतलब जो सेल का बिल होगा, मैं सेल के बिल की बात कर रहा हूँ जिसको इनवॉइस कहते हैं, मतलब एक सेल का भी बिल होता है। वो भी तो एक प्रूफ है कि भाई मैंने इससे इस बंदे से 4000 रुपए लेने हैं। और ये जो बिल रिसीवल है ये तो अपने आप में एक प्रूफ है ही है। बट एक सिंपल सा लॉजिक है कि लॉ चाहे इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे, हो सकता है लॉ हमें कहे कि भाई आपको हम 3900 ही दिलवाएंगे, तो कोशिश तो हम 4000 की करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिलवाया गवर्नमेंट ने तो ना सही, जितने मिलेंगे हम उतने लेंगे। बैड डेट्स जब जब ये एंट्रियां होती हैं तब भी तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं। अगर 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 वो बैड डेट्स हो जाता तो वो 4000 में से अगर हमें 40% देता तो हमें 1600 मिलते और 2400 का नुकसान होता, तो हम तब भी तो ये पैसे छोड़ते ही हैं। इसका मतलब है वो तो बात की बात है कि नहीं मिलेंगे तो नुकसान तो तब दिखा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। पर अल्टीमेटली डिस्काउंट सिर्फ तभी था जब वो अपनी बात पे रहता, लेकिन अब वो नहीं है, तो इसका मतलब हम तो पूरे 4000 ही मांगेंगे उससे कि भाई तू 4000 दे। ऐसे ही जेड हमसे कहेगा कि भाई मेरे को पूरे 3980 चाहिए। उल्टा वो ये कह सकता है, जेड ये कह सकता है कि भाई मेरे को इस पे इंटरेस्ट भी दो, तुमने मेरे को इतने दिनों बाद भी पैसे थोड़ी ना दिए, तो परेशान हुआ तुम्हारी वजह से सर पर लेकिन बात वही है कि नेट रिजल्ट जो भी निकलेगा वो सब एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो वाई है या जेड है या हम है।
तो वो गवर्नमेंट मतलब तक बात जाने से पहले ही अगर ये साबित हो गया कि भाई वाई इंसॉल्वेंट ही हो गया, तो जो उससे मिलेगा वो ले लेंगे। और जेड को अगर हमने जेड के साथ नहीं बिगाड़नी तो जेड को तो हम पूरे पैसे देंगे ही, क्योंकि हम थोड़ी ना गंदे हैं। वाई गंदा निकला लेकिन हम थोड़ी ना गंदे हैं। सर हाँ जी। सर एक वो फाइनल अकाउंट्स का पूरा क्वेश्चन करा दो, जैसे वो एडजस्टमेंट के साथ जिसमें सारी आ जाए, वो वाला क्वेश्चन रह देना सर जो मैंने भेजा था अभी। रिवाइज हो जाएगा सर पूरा एक बार फाइनल मैं देखता अकाउंट्स। हूँ क्वेश्चन कौन सा है, बोलने दो। नहीं सर वो रहने दो आप, ओके वो दूसरा करा दो सर जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस आ जाए, एडजस्टमेंट्स। आपने भेजा कौन सा है ये तो देखने दो। अच्छा। हम्म। अच्छा, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से रिलेटेड है। हाँ जी। फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक मुझे कराना भी था। सर एक करा दो जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स आ जाए, वो वाला करा दो सर। और सर आपने आंसर्स नहीं भेजे थे सारे क्वेश्चन के। यार मेरे को ना एक्चुअली टाइम भी नहीं मिल पाया करने का इनका, इस वजह से भेज भी नहीं पाया। कोई नहीं, करता हूँ जल्दी से जल्दी इसको। तो ये क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन देख रहे हो? यस सर। अब दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सर इसमें सारी आ रखी है यार देखो, सारी वाला तो ट्रांजैक्शंस। कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकता। ये मैंने एक क्वेश्चन ये बना रखा है, अगर आप देखो तो इसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा सारी आ रखी है, लेकिन यह है कि मैंने कोशिश करी थी कि देखो इसके अंदर गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर वाली एडजस्टमेंट भी है। इसके अंदर गुड्स कॉस्टिंग सेंट टू अ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ये भी है। और मोटर कार इज इक्वली यूज फॉर बिजनेस एज वेल एज प्राइवेट पर्पस ये भी है। मैनेजर्स कमीशन की बात भी है इसमें। और इसके अंदर ये जो लोन लोन की भी दो दो तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। एक लोन जो हमने किसी को दिया है, एक लोन जो हमने किसी से लिया है। तो ये मैंने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स इसमें देने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल 100% कंप्लीट क्वेश्चन है। कोई ना कोई चीज इसमें नहीं कवर हुई होगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसके अंदर आप मान के चलो कि एडजस्टमेंट्स जो हैं वो 20-25 एडजस्टमेंट्स होंगी, 20-22-23 एडजस्टमेंट्स। और ट्रायल बैलेंस भी उसका इतना लंबा चौड़ा होगा, तब जाकर आप कहोगे हाँ भाई इस क्वेश्चन में इस चैप्टर की हर बात आ गई। तो ऐसा क्वेश्चन तो मतलब किसी बुक में नहीं है। और मैं बनाऊंगा भी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को कभी भी एक गो में कराना ही मुश्किल है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं, उसकी जगह 3-4 क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट के अगर आप कर लेते हो तो उनमें लगभग सब बातें कवर हो जाती हैं। कोई बात किसी में है किसी में नहीं है। और सबकी कहीं ना कहीं वीडियोस जो मैंने ये क्वेश्चंस है ना इन सबको डिस्कस करने वाली सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाली थी अपने चैनल पे, और उसमें लिखा था फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब ऐसे करके ही डाली है। तो ये 7th क्वेश्चन है, ये भी डला हुआ होगा। इसकी वीडियो देख लेना एक बारी। 6 की भी 5 की भी, मतलब है सबकी वीडियोस हैं। पर एक क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होता जो कंप्लीट हो, ये ध्यान रखना। पर ये क्वेश्चन में ना, ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ बात है जो मुझे डिस्कस करनी भी थी। ये क्वेश्चन एक बारी आप लोग समझ लो मेरे से, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। कोई बड़ी बात नहीं कि कल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाए, कल परसों जब भी एग्जाम है परसों। सर कितनी प्रोबेबिलिटी है?
ये डिपेंड करता है कि आपका टीचर क्वेश्चन कैसे कैसे कराता है, मतलब उसको कैसे क्वेश्चंस पसंद है। अगर उसको बच्चों को घुमाना पसंद है, मतलब अगर उसकी नेचर में है कि बच्चों को कोई भी काम सीधा नहीं देना, तो इस क्वेश्चन की 90% से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत चांसेस हैं कि टीचर ये क्वेश्चन दे दे, मतलब ये पॉइंट्स दे दे जो जो इसके अंदर दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। आपने आज तक क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट में देखा है ना, है ना? यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में है। इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में है। और वो तो सिर्फ एसेट होगा ना बस। हाँ, ये तो एसेट होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर हाँ जी, सर आप इसकी रिकॉर्डिंग डाल दो, ये मेरी दूसरी क्लास है। रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है। हाँ, मतलब मैं डाल दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, डाल दूंगा। ओके सर। सर तो मैं लीव कर दूँ? कल कितने बजे क्लास होगी? कल उसका मैसेज आया हुआ था कि उसकी क्लास है, तो वो कह रहा था 5 बजे ले लो। अगर सबको 5 बजे का टाइम सूट करता है तो मैं कल 5 बजे ले लेता हूँ। ओके सर। तो कल ओके सर। अब देखो, हम लोग यहाँ पर क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर लिखते थे परचेजेस। ठीक है, और उसमें से हम क्या माइनस करते थे, उसकी रिटर्न्स। यही यही करते थे ना हम। यस सर। अब जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, परचेजेस और एडजस्टेड, ये 190 के लिखा हुआ है ना एडजस्टेड, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक जोड़ रखा है और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस कर रखा है, और रिटर्न्स भी माइनस कर रखी है, और नेट अमाउंट निकाल के बता रखी है 190। मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक उन्होंने एडजस्ट कर रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं हुआ, उसको हटा दो। और क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाना रह जाएगा यहाँ पे। यानी कि एक तरह से उन्होंने उसे एसेट मान के 30,000 ट्रायल बैलेंस में दिखा दिया, मतलब परचेज में से एडजस्ट कर दिया। यानी कि इन अदर वर्ड्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने आपसे पहले जब भी समझाया, ये कहा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन वो एडजस्टमेंट्स होती हैं जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाने इसका मतलब यह है कि वो रिकॉर्ड हो चुका है, और रिकॉर्ड होने का मतलब यह है कि हम उसे परचेज में से एडजस्ट कर चुके हैं, मतलब हम उतनी परचेज कम कर चुके हैं जितना हमारे पास स्टॉक बचा है, तो वो हम परचेज में से काट चुके हैं, और ओपनिंग स्टॉक को परचेज में जोड़ चुके हैं, तो इसलिए परचेज के साथ वर्ड लगाया गया एडजस्टेड। तो एडजस्टेड का मतलब यही होता है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक एंड रिटर्न्स। मतलब अगर कोई रिटर्न है तो वो रिटर्न भी माइनस हो चुकी है, और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी एडजस्ट हो चुका है, नेट अमाउंट निकाल लिया हमने 190। ठीक है, बस इसका इतना सही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। बाकी क्वेश्चन उसी तरह होगा, मतलब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड और वेजेस ये दिए हुए हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें हैं सारी। मगर इस क्वेश्चन को मैं फटाफट करता हूं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट विद एडजस्टमेंट। मनीत गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। मनीत को सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम।
ये सैलरी उसकी कैपिटल में जोड़ दी जाएगी, यानी कि क्वेश्चन ने कहा है कि जो ओनर है, ओनर का नाम है मनीत। मनीत को जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वैसे सैलरी भी मिलेगी, तो उसको हम एक एक्सपेंस की तरह बुक्स में दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलेगा। कैपिटल कितनी है? कैपिटल है 70,000 रुपए। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000 रुपए, वो फर्म का लॉस है। देखो क्वेश्चन की टिप्स बस यही है कि स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स। आप एडजस्टमेंट से शुरू करोगे तो हमेशा बेटर रहेगा, और उनके दोनों इफेक्ट साथ साथ दिखाना। उसके लिए तीनों अकाउंट साथ साथ बनाने पड़ेंगे। अंदाजे से ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो 7-8 लाइनों का बनता है, और P&L अकाउंट कम से कम 15-16 लाइनों का मिनिमम। उससे बड़ा भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स, क्योंकि P&L अकाउंट थोड़ा बड़ा होता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से के दुगने से ज्यादा बड़ा होता है। अब वो कह रहा है बैड डेट प्रोविजन इज 2.5% ऑन डेटर्स। तो इसका मतलब है डेटर्स के ऊपर सिर्फ प्रोविजन की एडजस्टमेंट दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ। तो डेटर्स कितने के हैं? 30,600। और क्रेडिटर्स कितने के हैं? 10,000। तो मैंने ये भी और ये भी दोनों दिखा दिए, ठीक है। इसका 2.5% यानी कि 10% हो गया 3060, उसका 1/4 यानी कि हो गया 4/7=28, 4/6=24, 765 माइनस करके आएगा 10 में से 5 के 5, 15 में से 7 के 8। तो यहाँ पर आ गया 2 बैड डेब्ट्स। ये हमें बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 950 के, प्लस न्यू प्रोविजन 765 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना दिया हुआ है? 350। तो ये हो गया 5, 11 में से 5 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 1। तो इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट भी हो गई। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व, ये मैं लास्ट में करूंगा अभी। इट वॉज डिस्कवर्ड इन अप्रैल 2007। 17 होगा यार। इट वॉज डिस्कवर्ड इन अप्रैल 2017 भी क्यों होना चाहिए? सर 17 ही होगा। एक सेकंड रुक जाओ। ये 19 नहीं, ये 18 होना चाहिए यार। 18 होना चाहिए। It was discovered in April 2018 that the stock as on 31st March 2018 were overcast by 1,000. However, no entry was passed in April 2018. यानी कि वो कह रहा है कि 2018 के अप्रैल में हमें ये पता चला कि जो 31 मार्च 2018 का स्टॉक था वो ओवरकास्ट था 1,000 रुपए से। 31 मार्च 2018 मतलब ये वाला
ईयर है 31 मार्च 2019 को खत्म होने वाला, तो 31 मार्च 2018 मतलब इस साल के ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है। समझ गए? मतलब वो कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक हमारा ओवरकास्ट था 1000 रुपीज से, मतलब हमने ज्यादा दिखा रखा था। तो ये जो परचेज मैंने 1,90,000 दिखाई है, ये 1,90,000 में से माइनस ओवरकास्ट ऑफ ठीक यार, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट कैसे डालें? विकास भाई 1000 है, ओवर 90 5 दिन अप्रैल 2018। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट था, तो उसने पिछले साल के प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। तो अब हमें उससे पिछले साल का प्रॉफिट तो हम कैपिटल में ट्रांसफर कर चुके हैं, यानी कि इसको हमको ना कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। हम्म बेसिकली पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग होता है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट था, इसका मतलब है पिछले साल जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो ज्यादा कैलकुलेट किया था, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा इस तरफ होता है और वो बढ़ा दिया जाए तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया गलती से, और फिर बाद में जाकर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होएगा। तो पिछले साल प्रॉफिट ज्यादा आया बाय मिस्टेक, तो हमने कैपिटल में भी ज्यादा जोड़ा। अब हम उसको एडजस्ट करेंगे तो हमें कैपिटल को भी घटाना होगा उतना, मतलब उस गलती को एडजस्ट करेंगे तो। अच्छा, अब वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन यहां पर परचेज में से ओपनिंग स्टॉक की ओवरकास्टिंग मुझे 1000 कम करनी पड़ेगी। लेकिन यार इस एडजस्टमेंट को ना मैं एक बार चेक करके बताता हूँ आपको, देखना पड़ेगा मुझे कि इसका क्या। इसको देख के बताता हूँ आपको, कल बात करूंगा इस बारे में। बाकी तो इसके ऊपर लास्ट एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन, फ्री होल्ड प्रीमिसेस पे डेप्रिसिएशन,
और ये डेप्रिसिएशन हमारे लॉसेस हैं, प्लांट एंड मशीनरी और फ्री होल्ड प्रीमिसेस। बस उसके बाद तो इस क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट रह गई है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। वो कह रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व, यानी कि आपको सबसे पहले कैलकुलेट रफ प्रॉफिट, मतलब आपको यहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट आप डालोगे और उसके अलावा ट्रायल बैलेंस में से कोई एक दो चीज यहाँ आएंगी, तो उसके बाद एक प्रॉफिट पहले रफ में निकालना होगा, फिर उसमें से 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। मतलब आपने फ्यूचर में होने वाले किसी लॉस के लिए एक रिजर्व बनाना है उतनी अमाउंट का। मान लो रफ में मैं प्रॉफिट निकालता हूं तो वो 1 लाख रुपए का आता है सपोज, तो उस 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपए का मेरे को एक रिजर्व, जो कि यहाँ पहले से बना हुआ है 20,000 का रिजर्व, तो ये जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा। तो हम उसमें 20,000 प्लस 10,000 करके 30,000 शो करेंगे। मतलब 10,000 जो अब नया रिजर्व क्रिएट होगा वो, और 20 पहले से था वो, दोनों को जोड़ के दिखाना होगा। ये फ्यूचर में होने वाले किसी लॉस को निपटने के लिए हमने एक रिजर्व क्रिएट किया है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व, मतलब 10,000 हम यहाँ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद हम अपना फाइनल प्रॉफिट निकालेंगे जो कैपिटल में ऐड होगा, और फिर हमारी बैलेंस शीट मैच होगी। मतलब ये पूरा ट्रायल बैलेंस भी अभी ट्रांसफर करना है, अभी मैंने किया नहीं है, बट इसमें मैंने सिर्फ मेन एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिया है। अब ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करना है तो बिल रिसीवेबल एसेट होगा, प्लांट मशीनरी हो, डेप्रिसिएशन वाले में हो गया, फ्री होल्ड प्रीमिसेस भी हो गया, सैलरीज P&L में जाएगी, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगी, मतलब यहाँ पर वेजेस जाएंगी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी P&L में जाएगी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। उसके बाद कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड P&L में जाएगा, कैरेज आउटवर्ड P&L में। बैड डेट्स प्रोविजन हो चुका, ऑफिस चार्जेस P&L में जाएगा, ऑफिस चार्जेस P&L में जाएगा, ठीक है। और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड ये एसेट है, बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है, जनरल रिजर्व भी लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं बट इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। सेल्स हमारा P&L सॉरी ट्रेडिंग में आ चुका है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा सेट में चला गया। बस अब ये सब दिखाओगे और प्रॉफिट निकालोगे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट पहले यहाँ डलेगा, फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा और बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ये वाला एक पॉइंट रह गया इसके अंदर, ये जरूर मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके सर। इसमें कोई फिलहाल किसी के माइंड में कोई डाउट? नो नो सर। इसकी वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, बस जैसे ही सेव होती है।